यूपीएससी, यूपीपीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस, डीपीआईएस के इस बजट की क्लास में स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बजट पर चर्चा करेंगे और आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2024 के प्रश्नों का जो एंडिंग होगा, यानी जो आप देखेंगे तो लगभग 10 फरवरी के आसपास तक के आपको देखना, यानी कि पूरा बजट यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स में रहेगा। तो आपको बजट से संबंधित तथ्यों को एक बार ध्यान से देखना होगा, क्योंकि पिछले साल जो 2023 पीसीएस में जो प्रश्न बजट पर पूछे गए, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न थे और ऐसे प्रश्न थे जिसको लोगों ने नहीं कर किया। कई लोगों के प्रश्न, ढेर सारे लोगों के प्रश्न वहां पर गलत भी होते चले गए, क्योंकि जो आवंटन पर आधारित जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए थे बजट से आपके पेपर में, वो थोड़ा सा टफ थे और काफी लोगों ने वहां पर गलत किया। तो इस बार आपको ऐसी गलती नहीं दोहराना है। आपको ऐसा कुछ करना है कि जिससे जो विगत सालों के जो प्रश्न रहे हैं उसके आधार पर भी, और आगामी मतलब इस साल आने वाला कैसे नए प्रश्न क्या हो सकते हैं, इन सभी आधारों पर आपके प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएं। इसलिए हम लोग इस बजट पर जो चर्चा करेंगे उसमें आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले चर्चा करेंगे, फिर आपके मेंस पर भी चर्चा होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले तो आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, उस विषय वस्तु पर हम एक चर्चा करेंगे, व्यापक चर्चा करेंगे। आते हैं, शुरुआत करते हैं बजट 2024-25 के ऐतिहासिक स्वरूप की बात करते हैं। आप जानते हैं कि ये बजट क्या है? ये अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट भी आप जानते हैं किसी भी सरकार के अपने पूर्ण कार्यकाल का जो अंतिम वर्ष होता है, जिसमें चुनावी वर्ष होता है, उस दौरान पूरे एक वर्ष के लिए नहीं बल्कि शेष अवधि के लिए लाया गया जो बजट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अंतरिम बजट कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है? मोदी टू सरकार का जो है अंतरिम बजट है, और मोदी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट है। अगर आप देखेंगे तो एक तो मोदी वन सरकार में अंतरिम बजट था और ये मोदी टू सरकार का अंतरिम बजट है। ठीक है, तो इस तरीके से मोदी सरकार के अंतरिम बजट के रूप में इसको देखा जा रहा है। मित्रों, 2024-25 का बजट वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं 100 साल पूरे हो गए हैं किसके? एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर एकवर्थ कमेटी गठित की गई थी 1921 में। एकवर्थ कमेटी आई थी और एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 2024-25 में 1924-25 में आम बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया था। आप जानते हैं कि इसके भी एक बड़े सकारात्मक परिणाम देखे गए, और अब क्या कर दिया गया है, यानी 2017-18 से आपने देखा कि किस तरीके से आम बजट को, रेलवे बजट को एक कर दिया गया, और इस समय भी हम लोग देखेंगे बजटीय आवंटन में रेलवे तीसरे नंबर पर आ रहा है। मतलब बजटीय आवंटन में रेलवे को जो किया जा रहा आवंटन है वो अत्यंत कम है। मतलब अत्यंत कम का मतलब अन्य मंत्रालयों का भी उससे अधिक बजटीय आवंटन हो रहा है, और यही कारण रहा है कि नीति आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में एकीकृत कर दिया गया। ठीक है, तो इसका अलगाव करने का ये 100 साल पूरा हो गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण है, हालांकि इस बात पर कोई चर्चा बजट में नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर कई बार, एक बार नहीं, लगभग यूपीपीसीएस और यूपीएससी सभी में लगभग 10 बार प्रश्न पूछा गया है कि आम बजट को रेलवे बजट से कब अलग किया गया था और किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। तो ये सब चीजें हैं। फिलहाल हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे, भारत के बजट की चर्चा करेंगे। ये भारत सरकार का बजट है, और इस बजट का जो प्रारूप है उसको अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम लोग उसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। और अगर आप देखें, ये जो बजट आपका है, इस बजट में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, जो बजट है 2024-25 का है, आप जानते हैं कि बजट जो होता है इसका जो संदर्भ होता है, संदर्भ ये है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया है ये वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जो बजट प्रक्रिया है, आप ऐसा कह सकते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण की पूरी प्रक्रिया है। वित्तीय विवरण जिसको आप बजट कहते हैं,
बजट कहते हैं। तो पूरी बजट प्रक्रिया का जो संदर्भ है वो कहाँ से है, आर्टिकल 112 से 117 तक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें हम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो आर्टिकल 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। आर्टिकल 113 की अगर आप बात करते हैं, आर्टिकल 113 की बात करते हैं, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, 113 में जो है आर्टिकल 114, आर्टिकल 115, आर्टिकल 116 और आर्टिकल 117, ये हो गई। अब आर्टिकल 113 में क्या है, आप जानते हैं प्राकलन की मांगे होती हैं, जो एस्टीमेट होता है, प्राकलन की मांगे होती हैं, और इन मांगों को जब एक बजट में रख दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका एप्रोप्रिएशन बिल होता है। ठीक है, एक विधेयक के रूप में होता है। ठीक है, इनको सबको जब एक साथ, जब ये मांगे पारित हो जाती हैं, और जब ये पारित हो जाती हैं तो इनको जिस बिल में रखा जाता है वो आपका क्या होता है, अनुच्छेद 114 में होता है। ठीक है, विनियोग विधेयक कहते हैं इसको, एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। ये आपका विनियोग विधेयक होता है, विनियोग विधेयक होता है। फिर आर्टिकल 115 में आप देखते हैं अनुदान होता है, आपका एक्सेस ग्रांट है, आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट है, ये सब आपके इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के अनुदान होते हैं, अनुदान होते हैं जिसमें आपका आधिक्य अनुमान है, आधिक्य है, आधिक्य अनुदान हो गया, एक्सेस ग्रांट हो गया। इसके अलावा आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है। ठीक है, पूरक अनुदान होता है। तो ये सब होते हैं। 116 में आप जानते हैं लेखा अनुदान होता है, और आर्टिकल 117 में आपका होता है वित्त विधेयक होता है। तो हम लोग जिस बजट को देखने जा रहे हैं, जो बजट है ये आपका बजट 2024-25 जो आप देख रहे हैं, इस बजट में भी ये पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। ठीक है, बजट आपका जो 2024-25 है ये इसी का सार है। अगर आप देखें ये पूरा आपका जो है बजट इसी का सार है। ये बजट 2024-25 यही है, 112 से लेकर के 117 के बीच जो तैयार किया गया है वही आपका ये पूरे बजट का सार है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ लीजिए। यहाँ से प्रश्न तो आपके पूछे ही जाते हैं, तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि 2024-25 का जो बजट पेश किया गया, इस बजट का सार क्या रहा है, इस बजट में क्या क्या बातें कही गई हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए तो इस पूरे बजट का जो स्वरूप रहा है वो एक तरीके से लोक लुभावने वादों से मुक्त रहा है। अर्थात इस बजट को वर्ष 2047 के, जो 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की आधारभूत संरचनाओं के विकास करने के क्रम में एक दीर्घजीवी बजट कहा जा सकता है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस बजट को 2047 के रोड मैप के रूप में तैयार किया गया है। 2047 का रोड मैप इस पर आगे चलेगा, क्योंकि इसका जो पूर्ण बजट होगा वो आपका जून जुलाई में पेश किया जाएगा, मूलतः जुलाई में आएगा, क्योंकि ये जो बजट है आपका है ये आपके 4 महीने के लिए है, अप्रैल मई जून जुलाई के लिए। तो अगला बजट जो आएगा वो शेष 8 महीने के लिए आएगा। तो ये जो बजट होगा ये 2047 के रोड मैप के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये 2047 विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये अग्रिम और बजट है ये। ठीक है, तो इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
आपने देखते हैं क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए, क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इसको एक बार नोट कर लीजिए, और चाहे तो इसको नोट करके, और आप आपके पास है तो ठीक है, अच्छी बात है, और आप इसको उसमें भी देख सकते हैं। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, बजट का जो संवैधानिक संदर्भ है वो ये है। बजट का संवैधानिक संदर्भ है, और हर साल आपको प्रश्न यहाँ से मैचिंग करने के लिए आ जाता है, इनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या किया गया। अब देखिए, हम बजट को अगर देखें तो बजट सार में बजट की संपूर्ण बातों को इस ढंग से दर्शाया गया है, इसमें आसानी से इसके बारे में सब कुछ समझा जा सके। और बजट के बारे में दोनों हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं। आप देखिए, जो बजट लाया गया है, अगर हम इस बजट की बात करें, संशोधित अनुमान, इस बजट में सबसे पहले क्या किया गया, संशोधित अनुमान 2023-24 के आधार पर कुल व्यय जो है कितना रहा है, 44,090। ठीक है, अगर आप देखें तो 44,90,486 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया 2023-24 का संशोधित अनुमान, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक से 2,97,000 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, संशोधित अनुमान 2023-24 कुल पूंजीगत व्यय रुपया 9,50,246 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 2023-24 का जो बजट रहा है वो 44,90,486 करोड़ के संशोधित बजटीय अनुमान के आधार पर रहा है, जो विगत वर्ष से इतना अधिक है। तो एक पॉइंट यहां से आपका बन सकता है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है, हमें बजट अनुमान से होती है। यह संशोधित अनुमान है। दोनों में अंतर क्या है, जब बजट पेश किया जाता है तो बजट अनुमान होता है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है। जब जब अगला बजट पेश किया जाता है तो जो ये वित्तीय वर्ष बीत चुका है या बीत रहा होता है, उसके कुल खर्च होने का एक संशोधित अनुमान व्यक्त किया जाता है कि कितना अब तक कुल संशोधित खर्चा हो चुका है। तो 2023-24 का जो खर्चा हो चुका है वो 44,90,486 करोड़ रुपए का एक अनुमान लगाया गया है, संशोधित करके बताया गया है। आते हैं, देखते हैं बजट अनुमान 2024-25 की अगर हम बात करते हैं। बजट अनुमान 2024-25, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, बजट अनुमान 2024-25 है। ठीक है, इसी पर आपको सबसे अधिक ध्यान देना है। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखते चलेंगे। बजट अनुमान 2024 में कुल व्यय कितना है, 47,65,786 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। द टोटल एक्सपेंडिचर इन दिस बजट 2024 and 25 is estimated at the 47 lakhs, ठीक है, 65,768 करोड़ आप हुई टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना। ठीक है, अब बातें देखते हैं कि इस पूरे बजट का ये जो स्वरूप है उसको अगर आप देखें तो कैसे दिखाई पड़ता है, वो इस रूप में दिखाई पड़ेगा। अगर आप देखें तो 2023-24, 2022-23, 2023-24, 2024-25 का जो स्वरूप था, लेकिन यहाँ पर आपका ये है, पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि आकार क्या रहा है, बजट का आकार। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है बजट का आकार, एक ही प्रश्न सीधे पूछा गया है कि बजट का आकार। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर बन गया। प्रश्न 1 बना कि बजट का आकार 2024-25 का क्या रहा है। 2024-25 के बजट का आकार क्या है, पहला प्रश्न यहाँ पर बन गया। पहला प्रश्न क्या होगा, बजट का आकार क्या है, आपका ये है, यही बजट का आकार है। जो कुल व्यय किया जा रहा है, जो कुल व्यय करने का जो अनुमान लगाया गया है वही क्या होता है, बजट का आकार होता है। तो पहला प्रश्न तो आपका बजट के आकार के रूप में बन गया, कितना, 47,65,786 करोड़ रुपए का बजट आपका ये प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यानी इसको अगर ये इतना पूछा जाता, नहीं तो सीधे सीधे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 47 दशमलव आप इसको 65 भी लिख सकते हैं, 786 है, नहीं तो आप सीधे इसको 47
7 भी ले सकते हैं। तो ये करोड़ रुपए का अनुमान व्यक्त किया गया है इस बजट के। अब इसमें पूंजीगत व्यय, आप जानते हैं कि एक पूंजीगत व्यय होता है, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय कितना है, जिसमें पूंजीगत व्यय कितना है 11,11,111। इस बजट के आकार का पूंजीगत व्यय कितना है, अगर आप देखें तो 43.65 लाख करोड़ में से पूंजीगत व्यय है 11,11,111, 11,11,111 लाख करोड़ है, ठीक है। ये है पूंजीगत व्यय है, ठीक है। अब बजट 2024-25 में अवसंरचना विकास में निवेश आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संशोधित अनुमान 2023-24 से पूंजीगत व्यय में 16.9% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब देखिए पूंजीगत व्यय में जो पूंजीगत व्यय हुआ उसमें वृद्धि कितनी हुई है 16। तो यहां से दूसरा प्रश्न बन गया, तो 11 लाख, एक प्रश्न तो यहां पर बन गया, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2 यहां पर बन गया पूंजीगत व्यय कितना है। और 2023-24 से यहां पर तीसरा प्रश्न होगा, ये कितना पूंजीगत व्यय कितनी की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो पूंजीगत वृद्धि कितनी हुई है, ये आपका हुआ 16.9% की हुई है, ठीक है। बजट 2024-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय लगभग 14,96,693 करोड़ होना, जबकि संशोधित अनुमान में 17.7% की वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। तो यहां से आपके 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है, 2 प्रश्न आपके यहां पर बन रहे हैं, ठीक है। बजट का आकार कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, और कितने प्रतिशत की पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये दोनों प्रश्न यहां से बन सकते हैं, ठीक है। बजट अनुमान 2024-25 में राज्यों के हिस्से के वितरण, अनुदानों, ऋणों और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि आदि सहित राज्यों को हस्तांतरित किए जा रहे कुल संसाधन कितने हैं। अब आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अब अगर हम देखें इस पूरे पर अगर हम बात करें, ये जो आपका पूरा व्यय है, इस पूरे व्यय में अगर हम बात करें सरकार के आंकड़ों को देखें, कहां पर सबसे अधिक व्यय किया जा रहा है, कहां पर सबसे कम व्यय किया जा रहा है, मंत्रालयों के आधार पर अगर हम आवंटन बांट करें, ठीक है। 2 चीजें यहां पर बनता है, सबसे अधिक किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है, इस व्यय की अगर हम बात करते हैं तो किस मंत्रालय को कितना आवंटित किया गया ये भी इसमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां कितनी होंगी, इसको देख लीजिए। 2024-25 में राजस्व प्राप्ति कितनी होगी, ये आपकी होगी, आप जानते हैं ये है, ठीक है, 30 लाख जो करोड़ रुपए है, मतलब कुल प्राप्तियों में से 30 लाख, ठीक है। करोड़ कहां से मिलेगा आपको, कुल राजस्व प्राप्ति होगी, जिसमें में से ये है आपका कर राजस्व से है इतना और कर भिन्न राजस्व से है इतना, ठीक है। तो नंबर 1 पर क्या है, एक बार तो यही पूछा गया है प्रश्न, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, तो सबसे अधिक क्या होती है, राजस्व प्राप्ति होती है। आप देखिए पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति में देखिए तो कर राजस्व से प्राप्ति ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न यहां से पूछा गया है कि बजट में सबसे अधिक राजस्व, सबसे अधिक किसकी प्राप्ति होती है, सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। यानी आप देखते हैं जो लगभग आपका 47 लाख करोड़ है, उसमें से 30 लाख करोड़ आपको कहां से आएगा, ये राजस्व प्राप्ति से होगा, ठीक है। और इस राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व प्राप्ति जो केंद्र को निबल प्राप्ति हो रही है ये सबसे अधिक है, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर 2 पर आपका है कर भिन्न राजस्व है, फिर आपका पूंजीगत प्राप्ति होती है, ए आपका ये है और बी आपकी ये है। पूंजीगत प्राप्ति में मात्र इतना है। पूंजीगत प्राप्ति में कहां कहां से होगा, आप देखिए पूंजीगत प्राप्ति में ऋणों की वसूली से इतना है, और अन्य तो है उधार सबसे अधिक है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, यहाँ पर ये आपका मैक्सिमम है,
ये पूछा गया है मैक्सिमम क्या होता है, तो मैक्सिमम ये है, यहाँ पे मैक्सिमम देखते हैं। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों में मैक्सिमम ये है। कुल प्राप्तियों देखेंगे तो ये आपका 47 ये हो गया, कुल प्राप्ति होगी, दोनों को मिला देंगे तो 1 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे मैक्सिमम क्या है आपकी, राजस्व प्राप्ति, और राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व प्राप्ति है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, 26 लाख करोड़ रुपए है कर राजस्व की प्राप्ति, तो ये मैक्सिमम है। यही प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न ही पूछा गया है, 2-3 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और ये आपका मैक्सिमम इसमें कौन सा आपका है, उधार एवं अन्य देयताएं हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से प्रश्न आपका कंफर्म हो गया, 2 प्रश्न यहां से बन सकते हैं, प्रश्न यहां पर 2 बन सकते हैं, 2 प्रश्न यहां पर बन सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना होगा। कर राजस्व प्राप्ति जो होती है सरकार से सबसे अधिक मैक्सिमम प्राप्ति यहां से होती है, कर राजस्व प्राप्ति हो, कर राजस्व प्राप्ति में से कहां से होता है, केंद्रीय जो कर राजस्व ये होता है। पूंजीगत प्राप्ति में अगर आप देखेंगे तो पूंजीगत प्राप्ति में मैक्सिमम क्या है आपका, उधार और अन्य देयताओं से प्राप्त करते हैं पूंजीगत प्राप्तियों में से। ठीक है, अब आते हैं कुल व्यय पर आते हैं, तो ये क्लियर हो गया, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। कुल प्राप्ति में से राजस्व प्राप्ति का हिस्सा सबसे अधिक होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है सबसे अधिक होता है, कैपिटल रिसिप्ट कम होता है, और कैपिटल रिसिप्ट में बोरोविंग्स एंड अदर जो लाइबिलिटीज होती हैं वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये सदैव अधिकतम रही है। चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं हम कुल व्यय पर आते हैं, जो सरकार के जो कुल व्यय है उस पर आते हैं, क्योंकि तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, कुल व्यय, कुल आय और कुल व्यय का जो स्वरूप होगा। देखिए कुल व्यय आपका कितना है, ये है कुल व्यय, ये है आपका टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का, ये कुल व्यय है 47.65 लाख करोड़। इस व्यय में से सबसे अधिक व्यय किसका होता है, इसमें में से राजस्व खाते पर व्यय, ब्याज भुगतान में व्यय। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राजस्व खाते पर व्यय है 47 लाख करोड़ में से 36,54,000 सबसे अधिक जो है इसी में खर्च होता है, तो मैक्सिमम यही व्यय होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ब्याज भुगतान भी आ जाता है, फिर आपका पूंजी खाते पर सृजन है सहायदान हुआ, फिर पूंजी खाते पर आता है। ठीक है, जो भी आपने देखा पूंजी खाते पर व्यय हो गया। अब देखिए राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, इस दौरान जो आपका राजस्व घाटा सबसे इंपॉर्टेंट पर आप आइए, देखिए राजस्व घाटा, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो है इतने सालों का राजस्व घाटा देखिए, जो फिजिकल डेफिसिट होता है आप इसको देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपका राजस्व घाटा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका। ये देखिए कभी कभी प्रश्न होता है कि राजस्व घाटे का वर्ष पूछ लेते हैं कि किस वर्ष, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्व घाटा सबसे अधिक रहा है। ठीक है, तो देखिए जो आप देखेंगे 2024-25 है, 2023-24 है, 2022-23 है, 2021-22 है। तो 2021-22 में अगर आप देखेंगे तो ये कितना रहा, 6.4% रहा है। 2022-23 में 5.9% रहा है, 2023-24 में 5.8% होने का अनुमान है, और 2024-25 में ये इतना लिखा है। तो 2024-25, 2023-24, 2022-23 और 2021-22 4 साल का आंकड़ा है। तो 2024-25 में इस साल में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। 2025 में राजस्व घाटा इतना, राजकोषीय घाटा इतना रहेगा। जबकि जो आपका करंट अफेयर जो भी चल रहा है उस करंट ईयर में 5.8% राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये 5.9% था। जबकि आप देखते हैं कि 6.4 अगर आप देखें तो 6.4% जो है राजकोषीय घाटा हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहा 4 सालों का, 2024-25, 2023-24, 2022-23 और 2021-22। ठीक है, तो 2021-22 का जो आंकड़ा रहा है, ठीक है, राजकोषीय घाटा उसका अनुमान 6.4% रहा है कुल जीडीपी का, कुल जीडीपी का 6.4% रहा है, कुल जीडीपी का 5.9% रहा है, और वर्तमान जो ईयर चल रहा है उसमें 5.8% रहेगा, और आगामी जो वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट पेश किया गया 2024-25 में कितना रहेगा, 5.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ये आपका राजस्व राजकोषीय घाटा है। और राजकोषीय घाटा आप जानते हैं अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर पेश करता है, प्रश्न पूछा गया है।
ठीक है, क्योंकि इसमें जो 9 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 6 जो शामिल किया गया है उसी के आधार पर इसको घटाया गया है। ठीक है, क्योंकि कुल व्यय में से घटा दिया गया है 1 प्लस 5 प्लस 6 व्यय को घटा दिया गया है। अब देखिए पूछा जाता है फिर राजस्व घाटा कितना है। अब राजस्व घाटे की बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा है, तो रेवेन्यू डेफिसिट आप देखें कुल जीडीपी का 3.9% रहा है आपका 2021-22 में रहा है। फिर 2022-23 में 2.9% रहा है। फिर 2023-24 में 2.8% रहा है। और इसको कंट्रोल कर लेंगे 2024-25 में, कंट्रोल करके इसको कितना कर लेंगे, जीडीपी का 2% रहेगा, 65,000, ठीक है, 6,53,383 करोड़ रुपए रहेगा ना, कुल जीडीपी का इतना रहेगा। तो यहाँ पर भी एक तरीके से क्या है, ये कंट्रोल कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया राजस्व घाटा हो गया। तीन ही घाटे पर प्रश्न आता है, या तो राजकोषीय घाटा पर पूछा जाता है, या राजस्व घाटा पूछा जाता है, या फिर प्राथमिक घाटा पूछा जाता है। प्राथमिक घाटे की बात करें, प्राइमरी डिफिसिट की बात करें, तो प्राइमरी डिफिसिट में आप देखते हैं ये स्थिति रही है, 3% रहा है, फिर 2.3% रहा है, फिर 2.3% रहा है, और यहाँ से कंट्रोल कर ले जाएंगे वो 1.5% कर ले जाएंगे। प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें तो प्रभावी राजस्व घाटे को पूरी तरीके से कंट्रोल करने पर विचार चल रहा है, और उसको 0.8% पर ला दें, क्योंकि ये एफआरबीएम जो राजकोषीय आपका जो नियंत्रण लाया गया है, एफआरबीएम के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम लाया गया है, उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो काफी कुछ जो है सकारात्मक दिशा में चल रहा है, राजकोषीय घाटा अधिक नहीं बढ़ने पा रहा है। एक तरीके से क्या है, ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राजकोषीय घाटा जब नियंत्रित रहेगा, नियंत्रित राजकोषीय घाटे से हम क्या करते हैं, नियंत्रित राजकोषीय घाटे से हम अर्थव्यवस्था को एक वास्तविक आकार दे पाने में सक्षम हो जाते हैं। एक तरह से जो वित्तीय प्रबंधन होता है उसको हम देखते हैं, यानी राजकोषीय घाटा अगर हमारा नियंत्रित है तो ये दर्शाया जाता है कि सरकार के क्रियाकलापों में वित्तीय कुप्रबंधन नहीं हुआ है, और सरकार बेहतरीन तरीके से अपना वित्तीय प्रबंधन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास लगातार करती चली जा रही है। तो राजकोषीय घाटा इसलिए क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन स्थिति प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो मित्रों ये रहा है इंपॉर्टेंट, आपने देखा कुल प्राप्तियां कितनी रही, कुल व्यय कितना रहा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे अधिक व्यय कहाँ होता है, सबसे कम व्यय कहाँ होता है, और सबसे अधिक प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां आपसे कहां से हुई, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, और इसी आय और व्यय का जो अंतर होता है वही क्या होता है, आपका घाटा होता है। और घाटे के रूप में हमने चारों घाटे पर चर्चा कर दी, आपका राजकोषीय घाटा, आपका राजस्व घाटा, आपका जो है प्राथमिक घाटा, और आपका प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, इन चारों घाटे पर हमने चर्चा कर दिया। तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आपको आंकड़ों में संदर्भित करना है। ठीक है, ये हम आपको पीडीएफ आंकड़ों में भी दे देंगे, तो संक्षिप्त में दे देंगे उसको, और सरल तरीके से दे देंगे, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ से उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आइए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इस जो बजट होता है, उस बजट में पैसा आता कहाँ से, पैसा जाता कहाँ से है। यानी सबसे बड़ी बात यही होती है कि सरकार के आय और व्यय का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, अर्थात सरकार को राजस्व की प्राप्ति कहाँ से हो रही है, और सरकार को का खर्च कहाँ हो, जो हम लोगों ने अभी प्राप्ति और व्यय की बात किया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर और रिसीव दोनों की हम लोगों ने बात किया है, उसको हम आते हैं आंकड़ों के रूप में देखते हैं। तो ये तो बजट 2023-24 का है। 2024-25 के बजट में हम देखते हैं रुपया कहाँ आता है और कहाँ जाता है। ठीक है, रुपया कहाँ जाता है, देखिए बजट 2024-25 की अगर हम बात करें, आप देखिए ये देखिए, जो आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है, अगर आप देखते हैं उसको, ब्याज अदायगी को अगर आप शामिल करते हैं, ठीक है, सरकार का जो व्यय है तो सबसे अधिक कहाँ होता है, 20% जो है जाता है, ये नंबर 1 पर आता है, ब्याज अदायगी में सरकार सबसे अधिक खर्चा करती है।
चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर अगर है तो नंबर 1 पर आपका आता है ब्याज अदायगी। सबसे अधिक सरकार कहाँ खर्चा करती है? अपने कुल खर्चे का 20 पैसा यानी 20% कहाँ खर्चा करती है? ये खर्चा होता है 20% कहाँ खर्चा होता है? ब्याज अदायगी में। कई बार प्रश्न पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20% जो है ब्याज अदायगी में खर्चा करती है। उसके बाद 20 पैसे करों एवं शुल्कों के राज्यों का हिस्सा, इसी के बराबर अगर आप देखें तो इसी के बराबर है आपका, ये दोनों बराबर बराबर है। 20% यहाँ पर भी है। ठीक है, 20% यहाँ पर भी करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा भी कितना है? 20% है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर बराबर है, यानी सरकार जितना ब्याज अदायगी में 20% खर्चा करती है, उतना ही सरकार 20% करों और शुल्कों में राज्यों को हिस्सा देती है, यानी शेयर कितना देती है? टैक्सेज और ड्यूटीज में शेयर कितना देती है राज्यों को? तो अपने कुल व्यय का 20% वो राज्यों को हस्तांतरित कर देती है। इसी प्रकार से ब्याज अदायगी, जो हमने ब्याज लिया, जो हमने ऋण लिया हुआ है, जो सरकार अपने संचित निधि पर भारित जो ऋण ली हुई होती है, ठीक है, घरेलू और विदेशी दोनों ऋण होते हैं, उन ऋणों का ब्याज सरकार को भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सरकार ने ऐसे ही ले लिया और पैसा छाप करके बस काम चला रही है, ऐसा नहीं है। देखिए, वित्तीय प्रबंधन क्या होता है कि एक एक पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है, और इस रूप में सरकार क्या कर रही है? एक एक पैसे का अपने हिसाब किताब रख रही है, और इस रूप में 20% जहां इन्होंने ब्याज अदायगी के लिए खर्च किया है, वहीं पर 20% इन्होंने करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के रूप में दिखाया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण हो गए ब्याज अदायगी में। आप देखेंगे 20% का हिस्सा हो गया। फिर अगर आप देखते हैं तीसरे नंबर पर क्या आता है इनका, तीसरे नंबर पर आता है कि 16 पैसा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में खर्च कर रहे हैं। 16 पैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में खर्च कर रहे हैं। ये 16% है। 16% कहाँ खर्च कर रहे हैं? ये केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में खर्च कर रहे हैं। ये है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसमें रक्षा, आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। इसमें केवल जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। तो ये 16% तीसरे स्थान पर, मतलब नंबर 1 पर अगर आप देखें तो ये है, और बराबर ही है, तो दोनों को नंबर 1 2 ना कह के 1 1 भी कह देंगे। तो अगर उस क्रम में लिखते हैं तो नंबर 3 पर आ जाएगा, नहीं तो नंबर 2 पर रहेगा। ठीक है, 16% सरकार यहाँ खर्च करती है। ठीक है, इसके बाद फिर सरकार जो खर्च करती है, 9 पैसे खर्च करती है अन्य व्यय पर खर्च करती है। अन्य जो व्यय है, ये अन्य व्यय आप देखें 9% खर्च करती है। जो ये 9% जो है खर्च करती है, जिसका कोई संदर्भित नहीं है, अचानक जो आकस्मिक जो खर्चे सरकार के आ जाते हैं, उन कुल मिलाकर के 9% होता है। इसके अलावा सरकार जो 8% खर्चा करती है रक्षा, और आप देखेंगे कि 8% जो खर्चा हो रहा है, ये केंद्रीय केंद्रीय योजनाओं पर खर्चा हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही डिफेंस क्षेत्र में भी 8% का खर्चा हो रहा है, रक्षा क्षेत्र पर भी 8% का खर्चा हो रहा है। 8% वाले में रक्षा केंद्र प्रायोजित योजनाएं और रक्षा क्षेत्र, ये जो है दोनों 8% आ जाते हैं। ठीक है, और 8% वित्त आयोग को भी दिया जा रहा है। वित्त आयोग को भी 8% दिया जा रहा है। तो ये दोनों बराबर बराबर हैं। 8% जो अंतरण, इसको भी किया जा रहा है। ठीक है, 8% इसको भी, तो 3 लोगों को 8% है। अगर हम देखें 8% किसको किसको दिया जा रहा है, तो 3 लोगों को 8% दिया जा रहा है। इसमें आपका आता है रक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र के लिए 8% है, और फिर आपका केंद्रीय योजनाओं के लिए 8% है, केंद्रीय योजनाओं के लिए 8% है, और फिर वित्त आयोग के लिए भी 8% है। ठीक है, तो ये है खर्चा 8% का खर्चा, जो लगभग तीन जगह बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ब्याज अदायगी और राज्यों के हिस्से में 20-20% बराबर है। 16% जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं जिसमें रक्षा और आर्थिक नहीं शामिल है। फिर जो है 8% केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्रीय योजनाएं, रक्षा क्षेत्र और वित्त आयोग के लिए 8-8% दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा जो खर्चा आता है उसमें
6 पैसे आर्थिक सहायता, 6 पैसे आर्थिक सहायता सरकार देती है। अगर आप देखेंगे तो 6% जो है आर्थिक सहायता के रूप में है, ये 6% है, ये 6% आर्थिक सहायता के रूप में सरकार दे रही है। ठीक है, ये 6% है आर्थिक सहायता के लिए। प्रतिशत आर्थिक सहायता के लिए सरकार दे रही है। ठीक है, ये है। ठीक, और फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 4% जो है पेंशन के लिए दे रही है। ये 4% पेंशन के लिए दिया जा रहा है। पेंशन के लिए कितना है? 4% है। पेंशन के लिए 4% है। ठीक है, तो पेंशन के लिए 4% हो गया, और इसके लिए जो 8% हो गया। तो ये है सरकार के कुल व्यय है। इस रूप में सरकार अपना कुल व्यय करती है। ठीक है, कुल व्यय का स्वरूप ये है। क्लियर हो गया होगा? सबसे अधिक व्यय कहाँ होता है? ब्याज अदायगी में और करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से में है। दूसरे नंबर पर क्या है? ये तो हो गया। फिर दूसरे पर आपका आता है डिफेंस, ये आता है केंद्र क्षेत्र की योजनाओं के लिए आता है। फिर तीसरे स्तर पर अन्य व्यय आते हैं, और चौथे स्तर पर 8%, 8% और 8% आपका आता है। फिर आपका 6% आर्थिक सहायता में आता है, और आपका 4% जो है इसमें आता है पेंशन में आता है। पेंशन में ये 4% आ रहा है। ठीक है, ये रही सरकार के व्यय। और आप देखते हैं यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है सरकार के व्यय का पूरा स्वरूप है, इनको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं सरकार के आय का स्वरूप, देखते हैं सरकार को आय कहाँ कहाँ से होती है। ठीक है, सरकार को आय कहाँ कहाँ से होती है, आय के स्वरूप को भी देख ले हम, क्योंकि वहां से सबसे अधिक प्रश्न वहां से भी आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको चाहे तो आप आंकड़ों में इसको संदर्भित कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। बजट 2024-25 के आंकड़ों को अगर हम देखें कि सबसे अधिक खर्चा कहाँ हो रहा है, सबसे अधिक सरकार कहाँ से प्राप्ति कर रही है। ठीक है, तो इसके स्वरूप को अगर हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ये है आइए देखते हैं सबसे अधिक सरकार पैसा प्राप्त कहाँ से करती है। सबसे अधिक पैसा सरकार प्राप्त कहाँ से कर रही है? ये प्राप्त कर रही है सबसे अधिक उधार से। उधार से 28% पैसा यहाँ तो मैक्सिमम जो है ये आता है। सरकार की आमदनी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? उधार एवं अन्य देयताएं हैं। ये सरकार की आमदनी के मुख्य स्रोत हैं। ये आपके सरकार की आमदनी के मुख्य स्रोत क्या हैं? ये है 28% है। ठीक है, नंबर 1 पर। दूसरे पर आता है आपका आयकर, इनकम टैक्स, 19% है। सरकार के आय का मुख्य स्रोत आपका है। दूसरा इनकम टैक्स है। तीसरे पर आपका सीजीएसटी है, 18% है। सीजीएसटी है। ठीक है, आपका जो जीएसटी है, केंद्र सरकार का जो अपना जीएसटी है, वो आपका 18% है। और आपका जो इनकम टैक्स है वो 19% है। तो नंबर 1 पर आपका हो गया, ये हो गया। नंबर 2 पर आपका ये हो गया। नंबर 3 पर आपका ये हो गया। तो 3 4 ये पूछा जाता है, इनको आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आता है कारपोरेट टैक्स आता है। ठीक है, फिर आपका आता है निगम कर आता है, जो 17% है। निगम कर आपका आता है 17% है। ठीक है, तो ये आपका है 17% है निगम कर। तो करों में अगर आप देखेंगे तो, अगर आप करों में देखें तो करों में सबसे अधिक हो गया, करों से जो प्राप्ति हो रही है उसमें है आपका आयकर पर। नंबर 1 पर आयकर है।
नंबर 2 पर आपका जीएसटी है, नंबर 3 पर है निगम कर है, निगम कर है। आप देख रहे हैं 19%, 18% और 17% ये प्राप्ति हो रही है करों से। ठीक है, तो ये करों से प्राप्ति हो गई, आयकर से 19%, जीएसटी से 18% और निगम कर से 17% की होगी। और फिर आपका आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क है 5% है। ठीक है, इनमें अगर आप देखें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है 5% है। ठीक है, और चौथे नंबर पर आता है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। ठीक है, ये कितना है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितना मिल रहा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% है, 5% है। और सीमा शुल्क से अगर आप बात करेंगे, सीमा शुल्क कितना है, 4% है। ठीक है, ये करों से प्राप्त होने वाली आय है। आयकर, जीएसटी, निगम कर, केंद्रीय आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका एक पूछा जाता है। कुल आय में कुल अगर देखेंगे तो आपका 28% हो गया उधार से, नंबर 1 पर हो गया, नंबर 2 पर आपका ये हो गया, नंबर 3 पर ये हो गया, नंबर 4 पर आपका ये हो गया। तो बस 4 5 ही पूछा जाता है। ठीक है, नंबर 5 पर आपका ये हो गया, नंबर 5 पर आपका है ऋण भिन्न प्राप्तियां हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट है, नंबर 5 पर आपका ये है 7% है। ठीक है, ये प्राप्त होता है 7%। ठीक है, और फिर नंबर 6 पर आपका ये आता है, नंबर 6 पर आपका है केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। फिर आपका आता है नंबर 7 पर आपका आता है सीमा शुल्क आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो नॉन डेप्ट कैपिटल जो है 1% है, ये आपका हो गया पूरा आंकड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ लीजिए कि आपके लिए रामबाण है, यूपी पीसीएस, यूपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए, जो भी आने वाली परीक्षाएं सभी परीक्षाओं के लिए आपका समझ लीजिए कि रामबाण है। तो इसको आप जरूर देख लीजिए, एक तरीके पूरे बजट का जो सार है, कुल आय और कुल व्यय और किन किन क्षेत्रों में मैक्सिमम आय और व्यय होता है, ये हमने बता दिया। हमने आपको बता दिया राजस्व, हमने कुल प्राप्तियां और कुल व्यय बता दिया, और हमने आपको बता दिया राजकोषीय घाटा बता दिया, राजस्व घाटा बता दिया, प्राथमिक घाटा बता दिया और प्रभावी राजस्व घाटा बता दिया। चारों घाटे के बारे में हमने आपके साथ चर्चा कर ली। हमने आय और व्यय के प्रमुख स्रोतों की चर्चा कर ली। ठीक है, ये सब हम लोगों ने चर्चा कर लिया, और मुझे लगता है कि ये सब आपने तैयार कर लिया होगा, बना लिया होगा। ठीक है, तो इसको जरूर बना लीजिए अपने हिसाब से, इसको अच्छे से आप ड्राइंग कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट्स के रूप में इसको कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रुपया आने और जाने का स्रोत हो गया। घाटे के सार के रूप में जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था, अभी आपके साथ हमने चर्चा किया, चारों घाटे के बारे में हमने आपको बताया था। चारों घाटे के बारे में यहाँ और भी अच्छा दिया हुआ है, देखिए आप जो फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटे को देखिए 4 साल का राजकोषीय घाटा 2022-23, 2023-24, 2023-24 का संशोधित अनुमान, 2024-25 का अनुमान। तो ये आपका हो गया, ये है आपका 2022-23 में सबसे कम रहा है, 3% रहा है, 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, राजकोषीय घाटे को बहुत ही नियंत्रित कर लिया गया था। ठीक है, ये 5.9 का अनुमान था, 5.8 पर 2022-23-24 में है, 2024 में 5.1 का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ये आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है ये देखिए प्राथमिक घाटा 1.5, प्रभावी राजस्व घाटा, ये आपका राजस्व घाटा है। तो ये सब आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट आपका, इसको जरूर बना लीजिए। चारों घाटे, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको यही दोनों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो आपकी ये दोनों हैं, इस वर्ष में और इस वित्तीय वर्ष में पूछा आपसे ये जाता है। ठीक है, तो ये सकल जीडीपी के अनुपात के क्रम में है। ठीक है, कुल जीडीपी में इनका कितना हिस्सा हो सकता है। चलिए,
पॉइंट कर लीजिए, इसको बना लिए होंगे। ये भी हमने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या बजटीय अनुमान में कहाँ कहाँ से पैसा कहाँ कहाँ लिया जा रहा है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। घाटे की प्रवृत्तियों के रूप में इसको अगर आप देखेंगे तो कैसे फिस्कल डास घाटा कैसे कैसे क्या बढ़ रहा है। ठीक है, घाटे के वित्त का जो स्रोत है ये है घाटे के वित्त पोषण का स्रोत। तो कहाँ कहाँ से हम बजट घाटे को या इन घाटों को कैसे कैसे हम पूरा करते हैं। ठीक है, प्राप्तियों का भी स्रोत हमने आपके बाद आपको डिटेल में हमने पढ़ा दिया है। निगम कर से आयकर, आयकर सबसे अधिक है इसमें। ठीक है, आप जीएसटी देख रहे हैं तो इसमें इन सभी का स्रोत इसमें दिखाया गया है। कर प्राप्तियों में रुझान, ठीक है, केंद्रीय निबल प्राप्तियां, नॉन डिफिसिट, ये सब हम लोगों ने आपके साथ चर्चा कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, भारत सरकार का जो व्यय हो रहा है। ठीक है, अब भारत सरकार के व्यय में अगर हम देखें तो केंद्र का व्यय आप देखिए, जो सबसे अधिक केंद्र का व्यय है इस आधार में है, और इसी को हम चर्चा करेंगे आपके साथ में कि मंत्रालयों को कुल कितना कितना आवंटन किया गया है। हम यहाँ पर आपके साथ चर्चा करेंगे कि मंत्रालयों को आवंटन, ठीक है, मंत्रालयों को कितना कितना आवंटन किया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मंत्रालयों का आवंटन कितना किया गया है, किस किस मंत्रालय को कितना कितना धन दिया गया है, उसमें सबसे अधिक पैसा किसको दिया गया है। नंबर 1 पर अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक दिया गया है किसको, मंत्रालयों को, रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ दिया गया है। सबसे अधिक दिया गया 6.2 लाख करोड़ दिया गया है किसको, रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक दिया गया है। दूसरे नंबर पर है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है। सड़क परिवहन को राज्य मंत्रालय को दिया गया 2.78 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। दिया गया 2.78 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, आते हैं नंबर 3 पर, देखते हैं। नंबर 3 में आपका है रेलवे को दिया गया है 2.55 लाख करोड़ दिया गया है। रेलवे को आवंटित किया गया है। रेलवे को आवंटित किया गया है। चौथे नंबर पर आपका है उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। चौथे नंबर पर है 2.13 लाख करोड़ रुपए है। लाख करोड़ रुपए है, ये दिया गया है उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण को। उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, अगर आप देखें इसको ऐसे देख लीजिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन किया गया है। बजटीय आवंटन में सबसे अधिक बजटीय आवंटन किसको किया गया है, रक्षा मंत्रालय को दिया गया है 6.2 लाख करोड़ दिया गया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ दिया गया है। ठीक है, रेलवे को 2.55 लाख करोड़ दिया गया है। उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण को 2.13 लाख करोड़ दिया गया है। ठीक है, और नंबर 5 पर आपका आता है गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ दिया गया है। 2.03 लाख करोड़ दिया गया है। 2.3 लाख करोड़। ठीक है, अब किसको दिया गया, गृह मंत्रालय को दिया गया है। ये दिया गया गृह मंत्रालय को दिया गया। तो ये 5 मंत्रालय हैं, ठीक है, जिनको बजटीय आवंटन इस क्रम में किया गया है। तो यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आपको क्या करना है, अपना नोट्स बना लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आते हैं, देखते हैं, ये आपका हो गया।
देखिए बजट में जो कहा गया है कि आकांक्षी जिलों की बात करते हैं हम, 112 आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास की बात कही गई है। ठीक है, 112 जिलों को 112 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। 112 आकांक्षी जिले हैं, देश भर में लगभग 750 जिले हैं और इसमें में से आकांक्षी जिला 100 कितने हैं, 112 हैं। आकांक्षी जिला है और आकांक्षी विकास खंड भी बनाए गए हैं। ठीक है, ब्लॉक भी आकांक्षी हैं। तो आकांक्षी जिले 100, जहाँ पर क्या हो रहा है, समावेशी विकास हो रहा है। बताया गया है यहाँ पर सभी जिलों में समावेशी विकास तेजी से हो रहा है। ठीक है, 112 आकांक्षी जिले बजट 2024-25 में समावेशी विकास की ओर दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो ये रहा है मुख्य रूप से ठीक है, मुख्य रूप से बजटीय आवंटन में किस तरीके से ये लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, आते हैं हम एक बार देख लेते हैं। ये प्रश्न आपका यहाँ पर हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए सरकार के पूंजीगत व्यय हम लोगों ने देख लिया है इस चीज को। व्यय की संरचना के बारे में भी अगर हम देखें तो व्यय भी हमारा लगातार बढ़ रहा है। ये भी है पूंजीगत व्यय में प्रवृत्तियां रही हैं। प्रमुख मदों पर ये पूछा जाता है। यही फिर अभी हमने आपके साथ चर्चा किया। तो देखिए रक्षा व्यय में प्रमुख मद जो खर्च के लिए आए हैं वो हमने 5 प्रमुख मदों पर, प्रमुख क्षेत्रों पर हमने आपके साथ खर्चे को दिखा दिया है। ठीक है, आप देखें तो सबसे अधिक एस्टिमेट्स जो बजट अनुमान किया गया है उनको अगर आप देखें, पेंशन है, रक्षा है, ठीक है, इन सभी के उसमें किए जाने वाले खर्चों के अनुमान है 2024-25 में अगर आप देखें तो 45 लाख, ये देखिए 45 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 45 लाख आपका कहाँ है, रक्षा बजट के लिए है, रक्षा के लिए है। और आपका फिर आप देखेंगे ब्याज, इंटरेस्ट इसमें खर्चा कर रहा है। तो ये हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, आंकड़ों में चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, ये रहा है आपका, उसी चीज को आंकड़ों में दर्शाया गया है। संघ और राज्य क्षेत्रों को अंतरण की संरचना किस तरीके से बढ़ रही है। लगातार जो कर्व है, आप कर्व देखिए, यूपीएससी के रूप में कर्व लगातार क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण में लगातार बढ़ रहा है। 2024-25 में 22.75 लाख करोड़ है, 20.99 करोड़ रहा। तो लगातार क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले पैसे लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। मार्केट लोन्स हम कितना ले रहे हैं, डेप्ट रिसिप्ट जो आपकी है, कैपिटल रिसिप्ट है, और कहाँ कहाँ से इस बजट के लिए जो है आप देखें तो जो मार्केट लोन हम ले रहे हैं वो 12.28 है। हम स्मॉल सेविंग्स एंड स्टेट प्रोविडेंट फंड से कितना ले रहे हैं, ये है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो इस आंकड़े को देखिए तो कितना बेहतरीन आंकड़ा ये दिखाया गया है कि हमारा जो बजट का आकार है 47.66 लाख करोड़ का है। तो इसमें हम जो दे रहे हैं, नेट टैक्स रिसिप्ट हमारी कितनी है और कैपिटल रिसिप्ट कितनी है। तो टैक्स रिसिप्ट हमारी कितनी है, ये 26 लाख करोड़ की है, और हमारी जो ये है कैपिटल रिसिप्ट ये 17 लाख करोड़ की है। ठीक है, 17.64 लाख करोड़ की है। ठीक है, और हमारा जो अन्य रिसिप्ट है वो आपका ये है। ठीक है, ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये आपका इतना है। ठीक है, तो इनको अगर हम देखें तो ये आंकड़े हैं आपके इस रूप में है। ग्रॉस टैक्स आपका है, टैक्स रेवेन्यू आपका ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना है, 38.31 लाख करोड़ का है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, और नेट टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंकड़े में दिखाएगा, हालांकि हम लोग इसकी चर्चा पूरी कर चुके हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, हमने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, किस तरीके से हमने आंकड़ों में इसको बता दिया है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमुख योजनाओं पर कहाँ सबसे अधिक खर्चा हो रहा है। 2024-25 में सबसे अधिक खर्चा कहाँ होगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। आप देखिए सबसे अधिक खर्चे के रूप में अगर हम देखें
तो 86,000 करोड़, 86,000 करोड़ जितना 2023-24 में था उतना ही जो है अनुमान लगाया गया था 60,000 करोड़ का, लेकिन खर्चा हुआ 86,000 करोड़। वही खर्चा जो है 2024-25 में रखा 86,000 करोड़ जो है मनरेगा के लिए है। अगर आप देखें तो मनरेगा के बराबर इसमें किसी का खर्चा नहीं है। सबसे अधिक खर्चा किसका है? मनरेगा पर खर्चा हुआ। देखिए मनरेगा पर सबसे अधिक खर्चा हुआ है, 86,000 करोड़ रुपए का है। सबसे अधिक खर्चा किस पर हुआ है? 86,000 करोड़ नंबर 1 मनरेगा पर रहा है। उसके बाद फिर दूसरा सबसे अधिक खर्चा अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना पर रहा है, और तीसरा सबसे अधिक खर्चा देखेंगे तो जल जीवन मिशन पर रहा है। 3 प्रमुख खर्चे हैं, 3 प्रमुख केंद्रीय योजनाएं जिसमें सबसे अधिक खर्चा हुआ है। 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगर आप देखें भारत सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है उस स्कीम में मनरेगा नंबर 1 पर है। सबसे अधिक खर्चा कहाँ हुआ है? मनरेगा पर हुआ है। ठीक है, दूसरा सबसे अधिक खर्चा कहाँ हुआ है? 80,600 ये आपका हुआ है इस पर। पहले पर है मनरेगा, दूसरे पर है प्रधानमंत्री आवास योजना है, तीसरे पर आपका है जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन है, ये आपका है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर मनरेगा हो गया, दूसरे नंबर पर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, तीसरे नंबर पर आपका जल जीवन मिशन हो गया। ठीक है, जल जीवन मिशन में 70,163 करोड़ रुपए हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास पर 80,671 करोड़ है, और मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए हैं खर्चे हुए हैं। ठीक है, ये रहे हैं कुल खर्चे के आंकड़े हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय, और किसी में इतना खर्चा नहीं हुआ है। सबसे अधिक खर्चे वाली योजनाएं ये आपकी हो गई हैं। 60,000 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। अगर आप देखें तो चौथे नंबर पर आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आ जाती है। चौथे नंबर पर आती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आ जाती है। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए में आ रही है। फिर आपका है सब्सिडी में। अगर आप देखें सब्सिडी में जो खर्च कर रही है सरकार, तो इसमें 1,19,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 1 लाख सब्सिडी, यूरिया पर सब्सिडी सबसे अधिक दी जा रही है। 1,19,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जा रही है यूरिया पर। बहुत बड़ी बात है, सरकार यूरिया पर सबसे अधिक सब्सिडी दे रही है। और ये देखिए यूरिया पर सब्सिडी 1,19,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। सबसे अधिक मैक्सिमम अगर देखा जाएगा सब्सिडी में तो यूरिया पर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक आंकड़ा हम आपको दे देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी। लगभग अब आप देखिए 99 स्कीमों हैं। 99 क्या, 125, 158, 170 स्कीमें हैं। 170 स्कीमें हैं, केंद्र प्रायोजित 170 योजनाएं हैं, जिसमें सबसे अधिक आवंटनों के बारे में आप आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आंकड़े हैं, हम लोग इसको एक बार देख भी लेंगे। केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उस पर जो व्यय कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपके प्रमुख व्यय हैं। तुरंत ये रहे हैं आपके बजट का एक तरीके से सार है। हालांकि आपका बजट जो अब पेश किया जाएगा वो आपके जून जुलाई में आएगा, लेकिन हमने अधिकांश चीज़ों को यहाँ से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, और कुछ क्षेत्रों में और भी व्यय रहे हैं, तो उनको भी हम लोग जो कुछ इसमें अभी आपके बचे हुए हैं उनको हम लोग आगे में भी कुछ थोड़ा बहुत चर्चा कर देंगे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वैसे भी मैंने इसको समराइज करने का प्रयास किया है, सब कुछ मैंने एक तरीके से एक बजट में बांधने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये रहा है आपके भारत सरकार का बजट, जो अंतरिम बजट जिसे आप कहते हैं, इंटरिम बजट होता है, ये आपका 2024-25 का है, जिसको मैंने एक समराइज वेज में आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसका PDF भी हम आपको इसको उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से आपके 2, 3, 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये बजट के सार की क्लास यहीं पर पूरी होती है मित्रों, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही रामबाण है। आप सदैव जुड़े रहिए DPIS से। आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए
सबसे बेहतरीन चीज़ें आपको उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक।